मूवी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग आया था। फिर उसने शहर की 2 औरतों को स्टोर के अंदर बंदी बना लिया। पुलिस वाले उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उनकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर ऑफिसर डॉन की एंट्री होती है और वो गुस्से में अपने साथियों से कहता है कि तुम मेरा घर नहीं बसने दोगे। मुझे एक बार फिर से अपनी ब्लाइंड डेट छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। फिर वहाँ के हालात समझने के बाद डॉन स्टोर के पीछे वाले गेट से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गेंडे जैसा शरीर गेट के अंदर रखे सामान को गिरा देता है, जिसकी वजह से वो साइको आदमी उसको देख लेता है। डॉन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब कोई भी बात नहीं बनती तो वो एक जोरदार चांटा मारकर उसको चारों खाने चित कर देता है। फिर पुलिस की टीम उस आदमी को पकड़ लेती है। अब इस हादसे के बारे में मीडिया वालों ने भी अखबार के अंदर डॉन के खिलाफ बहुत सारी गलत बातें छाप दी थी, क्योंकि उन्हें डॉन का केस सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर उन बातों को पढ़कर डॉन के साथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सर आप पुलिस कम और रशियन गैंगस्टर ज्यादा लगते हो। ये सारी बातें सुनकर डॉन भी हंसने लगता है। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर उनका कैप्टन जो आता है और वो डॉन को एक फाइल देते हुए कहता है कि हमें एक केस सॉल्व करने के लिए वियतनाम जाना होगा। दरअसल इस फाइल के अंदर 3 लोगों की फोटो थी जिन्होंने कुछ महीने पहले साउथ कोरिया के अंदर एक ज्वेलरी शॉप लूटी थी, लेकिन इनमें से एक अपराधी ने वियतनाम जाकर वहां की गवर्नमेंट के सामने खुद को सरेंडर कर दिया और अब हमें उस आदमी को साउथ कोरिया वापस लाना होगा ताकि हम उसकी इस हरकत की वजह जान सके। अब वियतनाम जाने के लिए सारे ऑफिसर्स कैप्टन के साथ झगड़ने लगते हैं, लेकिन वो उनको साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ डॉन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगले सीन में हम उन दोनों को वियतनाम एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां उन्हें कोरियन एम्बेसी का रेजिडेंट ऑफिसर पार्क मिलने के लिए आता है, क्योंकि वही उनको आगे केस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डॉन और कैप्टन सबसे पहले उसके साथ खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां डॉन को अपना एक पुराना दोस्त टिल्लू मिलता है। वो वियतनाम के अंदर एक छोटा सा बिजनेस चला रहा था। वो डॉन को बताता है कि वियतनाम में कोरियन पुलिस की कोई इज्जत नहीं होती, ऊपर से अब यहाँ लोग हथियार लेकर घूमते हैं, जिसकी वजह से अपराध पहले से बढ़ गया है। आप लोगों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर अगले दिन वो दोनों एम्बेसी पहुंच जाते हैं, जहां डॉन ऑफिसर पार्क से पूछता है कि आखिर उस अपराधी ने खुद को सरेंडर क्यों किया। पार्क जवाब देता है कि उसको अपने कर्मों का पछतावा था, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। ये सारी बातें सुनकर डॉन और कैप्टन जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उनकी मुलाकात उस अपराधी से हो जाती है जिसका नाम जंग था। डॉन उससे दोबारा यही पूछता है कि आखिर तुमने सरेंडर क्यों किया। फिर जंग बड़े ही स्टाइल में कहता है, मैंने मुझे अपने बुरे कर्मों का पछतावा है भाई। अब ये बातें सुनकर डॉन उसको कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तू सीधी तरह से सच नहीं बताएगा, इसलिए मुझे तेरी खातिरदारी करनी होगी। इतना कहकर वो उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। कुछ देर की खातिरदारी के बाद जंग डॉन को बताता है कि मैंने अपने दोस्त जेडी की गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, जिसकी वजह से वो मुझे मारना चाहता था। अब मेरे पास खुद की जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने सरेंडर करने का फैसला लिया। अब सच्चाई पता चलते ही कैप्टन और डॉन सीधा जेडी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां आकर उनको पता चलता है कि किसी शख्स ने जेडी को पहले ही टपका दिया है। ये सब देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि दाल ही काली है, इसलिए वो दोबारा से जंग के पास आ जाते हैं। इस बार डॉन उसको 2-3 करारी गालियां सुनाने के बाद कहता है कि तेरे दोस्त जेडी को तो किसी ने यमराज के पास पहुंचा दिया है। अब तू मुझे ये बता कि तू हमसे छुपा क्या रहा है। अगर तूने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुझे भी यमराज के पास पहुंचा दूंगा। अब ये धमकी सुनने के बाद जंग की हालत खराब हो जाती है और फिर वो डॉन को सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे चोई को फंसाने की कोशिश की थी, जिसका रिजॉर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था। इस काम में मेरे दोस्तों के अलावा कैंग नाम का एक आदमी भी शामिल था। उसने चोई को बहुत बुरे तरीके से पीटा और फिर हमें उसके पैसे भी मिल गए, लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि हम 5 लोगों में बांटे जा सके। इस बात को लेकर हम सब के बीच में लड़ाई होने लगी। तभी मौका मिलते ही चोई वैन से भाग गया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर मेरे साथियों ने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद चोई अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगा कि प्लीज आप लोग मुझे जाने दो, बदले में मैं तुम सबको बहुत सारा पैसा और सोना भी दे सकता हूँ, जो इस वक्त मेरे होटल रूम में है। अब ये बात सुनकर हम सब लोग उसकी बात पर राजी हो गए, लेकिन तभी अचानक से कैंग वहाँ पर आ गया और उसने बिना वक्त गवाए चोई की जान ले ली। इस बात पर मेरा एक साथी गुस्से में कैंग पर भड़क गया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कैंग ने उसको भी मार डाला। फिर उसने जेडी और मुझे कहा कि अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो
चुपचाप इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो। अब हमें अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए हम लोग अपने काम पर लग गए। तभी कुछ देर बाद कैंग का एक साथी चोई के होटल रूम से $2 लाख और सोना चुरा लाया। लेकिन कैंग इतने पैसे से खुश नहीं था, इसलिए उसने चोई की डेड बॉडी का एक हाथ काट लिया और फिर उसके पिता मिस्टर चो को मैसेज करके कहा कि अपने बेटे की जान प्यारी है तो मुझे $5 लाख चाहिए। ये सारी कहानी सुनने के बाद डॉन जंग से पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ। जंग जवाब देता है कि 2 दिनों के बाद कैंग को $5 लाख मिल गए, लेकिन उसने मिस्टर चो को चोई के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो मर चुका था। इस मामले से बाहर निकलने के लिए मैं और जेडी किसी तरह कैंग के चंगुल से भाग निकले। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते पहले मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर मैं समझ गया कि जरूर कैंग ने ही मुझे मारने के लिए अपने आदमी भेजे होंगे, इसलिए मैंने खुद को यहाँ की गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर दिया ताकि मेरी जान बची रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि कैंग ने ही जेडी को भी मरवाया होगा। अब ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद डॉन जंग से उस जगह का एड्रेस लेता है जहाँ पर उन्होंने उन सारी लाशों को गाड़ा था। अगले सीन में हम डॉन को उसी जगह पर देखते हैं। फिर थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद उसको वो सारी लाशें मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्त टीलू को कॉल करता है और उससे कैंग के बारे में पूछता है। टीलू बताता है कि कुछ दिन पहले राकू नाम का एक गैंगस्टर कैंग को ढूंढ रहा था। अब जिस समय इन दोनों की बातें चल रही थी, तभी अचानक से वियतनाम पुलिस चीफ डॉन के पास पहुंच जाता है और फिर वो उसको बिना किसी लीगल वारंट के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना कर देता है। अब इस बात को लेकर कैप्टन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, इसलिए वो चीफ से बहस करने लगता है, लेकिन डॉन उसको समझाता है कि चुपचाप यहाँ से खिसक लो, नहीं तो ये लोग हमारी बॉडी में एक छेद और बढ़ा देंगे। अगले सीन में हम राकू गैंग के एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम चिंकी था। वो मिस्टर चो के आदमियों को कैंग के घर पर ले आता है, जहां उन्हें मिस्टर चो के दिए हुए $5 लाख मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉन कैप्टन को लेकर राकू गैंग के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग डॉन के साथ बदतमीजी से बात करने लगते हैं, जिसके कारण उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो हर एक आदमी की अच्छे से खातिरदारी करता है। तभी राकू गैंग का लीडर डॉन को बताता है कि मुझे साउथ कोरिया से कैंग को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मेरे आदमी चिंकी ने ये काम पूरा कर दिया। अब डॉन चिंकी से कैंग के घर का एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डॉन को उसके साथी से बात करते हुए देखते हैं, जो इस वक्त साउथ कोरिया पुलिस स्टेशन में मौजूद था। वो डॉन को बताता है कि सर, चोई के पिता मिस्टर चो बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन एक बात बहुत ही अजीब है, उन्होंने चोई के गायब होने की कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। ये बात सुनकर डॉन समझ जाता है कि राकू गैंग को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चो है। उनकी साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत है, इसलिए वो अपने बेटे के केस को चुपचाप हैंडल करके कैंग को खत्म करना चाहते हैं। अगले सीन में हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंच गया था, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि कुछ लोग उसको मारने के लिए पहले से ही घर के अंदर मौजूद हैं। अब ये बात पता चलते ही कैंग और उसका साथी एक एक करके सभी आदमियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद कैंग को एक आदमी से पता चलता है कि वो सब मिस्टर चो के कहने पर यहाँ पर आए थे। अब मिस्टर चो का नाम सुनते ही कैंग तुरंत उनको कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हारे आदमियों को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन मेरा पैसों वाला बैग यहाँ पर नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो चुपचाप मेरा पैसा लौटा दो, नहीं तो मैं साउथ कोरिया आकर तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये धमकी सुनने के बाद मिस्टर चो उसको कहते हैं कि तुझे जो भी करना है कर ले, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुझ में कितना दम है। और इतना कहकर वो कॉल काट देते हैं। तभी हम डॉन को देखते हैं जो कैप्टन के साथ कैंग के घर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। अब ये दोनों घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से कैंग कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाते हैं। अब ये सब देखकर डॉन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग का साथी भी उस पर लगातार हमला कर रहा था। कुछ देर तक उनके बीच में खतरनाक लड़ाई चलती है और आखिर में कैंग किसी तरह से डॉन को चकमा देकर घर से भाग जाता है। अगले सीन में हम डॉन को कैप्टन के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं और वो उनसे कैंग के बारे में ही बात कर रहा था। तभी उसके पास उसके साथी का फोन आता है और वो उसे बताता है कि कैंग एक साइको किलर है जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने वियतनाम में रहकर बहुत सारे कोरियन टूरिस्ट की जान ली है ताकि वो उनसे पैसे हड़प सके। ये सारी जानकारी मिलने के बाद डॉन सीधा कैंग के साथी के पास पहुंच जाता है, जिसको उसने कैंग के घर पर पकड़ा था, और उसके जरिए डॉन को पता चलता है कि कैंग मिस्टर चो से अपने पैसे वापस लेने के लिए साउथ कोरिया चला गया।
फिर कैप्टन और डॉन भी साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ चोई की लाश भी लेकर आए थे ताकि उसकी फैमिली उसको श्रद्धांजलि दे सके। वहां पहुंचकर डॉन सबसे पहले एक लोकल टूरिस्ट गाइड के पास जाता है जिसका नाम सू था। डॉन इस आदमी को अच्छे से जानता था क्योंकि ये आदमी कई सारे इलीगल केसेस में पकड़ा जा चुका है। फिर डॉन उससे कैंग के बारे में पूछता है। सू बताता है कि कैंग हमेशा ही बोट के जरिए साउथ कोरिया आता है और इस बार भी वो शायद बोट का ही इस्तेमाल करेगा। ये जानकारी मिलने के बाद डॉन चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर चो को देखते हैं। उनको अपने आदमी से पता चलता है कि कैंग साउथ कोरिया के अंदर आ चुका है। अब मिस्टर चो अपने आदमी से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे कैंग की लाश देखनी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन और डॉन को देखते हैं और इस समय ये दोनों अपने सीनियर चीफ से गालियां खा रहे थे क्योंकि इन दोनों ने वियतनाम के अंदर जाकर जो हंगामा किया उसकी वजह से हायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर भड़क गए हैं। अब इस मामले से निपटने के लिए डॉन किसी तरह से अपनी बातों से चीफ को मना लेते हैं, जिसके बाद चीफ उनको कैंग को पकड़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता है। अब 2 दिन में डॉन अपनी टीम की हेल्प से कैंग का पता लगा लेता है, लेकिन वो उसको पकड़ने जा पाते इससे पहले ही कैंग हर बार की तरह अपना ठिकाना बदल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉन कैप्टन के साथ चोई के फ्यूनरल पर जाता है, जहां चोई की मां किम डॉन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से ही चोई की बॉडी साउथ कोरिया में वापस आ पाई। किम से मुलाकात करने के बाद डॉन और उसके साथी फ्यूनरल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी हम मिस्टर चो को देखते हैं जो फ्यूनरल से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट के अंदर घुसते हैं कैंग भी वहां पर आ जाता है और वो उसको पहचान नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हम पार्किंग एरिया में कुछ गुंडों को एक वैन में बैठा हुआ देखते हैं जो मिस्टर चो से कैंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेने आए थे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से 2 आदमी उनकी वैन का दरवाजा खोलते हैं जो कि कैंग के ही साथी थे और वो दोनों एक साथ मिलकर वैन में मौजूद सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ कैंग लिफ्ट के अंदर मिस्टर चो से कहता है, हाँ भाई चाचा, पहचाना मुझे, मैं ही कैंग हूँ। और ये बात सुनते ही उनका पर्सनल बॉडीगार्ड कैंग के ऊपर हमला कर देता है। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में कैंग अपने चाकू की हेल्प से उस बॉडीगार्ड को मार गिराता है और फिर मिस्टर चो को किडनैप करके वहां से जाने लगता है। तभी डॉन का एक साथी बिल्डिंग में लगे सिक्योरिटी कैमरा की हेल्प से कैंग को देख लेता है, जिसके बाद वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक कैंग वहां से जा चुका था। अगले सीन में हम डॉन को उसकी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा हुआ देखते हैं। इस वक्त चोई की मां किम भी वहां पर मौजूद थी। फिर डॉन उनको समझाता है, मैम अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो हम जल्दी ही कैंग को पकड़ लेंगे। इस बात पर किम राजी हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उनके पास कैंग का फोन आता है और वो किम से कहता है कि अगर तुम्हें अपना पति सही सलामत चाहिए तो मुझे $2 मिलियन देने होंगे। ये बात सुनकर किम उसको कहती है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी आएगा क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती। अब थोड़ी देर तक सोचने के बाद कैंग किम की बात मान लेता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि डॉन ने उसको पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछा दिया है। अगले सीन में हम डॉन को सू से बात करते हुए देखते हैं और वो उसको कहता है, सुन बे सड़क छाप, अगर तू चाहता है कि तेरा धंधा सही तरीके से चलता रहे तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। दरअसल कैंग ने सभी पुलिस ऑफिसर्स का चेहरा देख लिया था, इसलिए डॉन ने प्लान बनाया कि वो सू को किम के साथ ड्राइवर बनाकर भेजेगा ताकि वो अपने प्लान के मुताबिक काम कर सके। अगले सीन में हम कैंग को देखते हैं जिसका साथी वन आई नाम के एक आदमी से कांटेक्ट करता है जो इन तीनों को साउथ कोरिया से सही सलामत बाहर निकालने में हेल्प करेगा। वन आई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बोट का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे दुगनी रकम चाहिए होगी। अब कैंग और उसका साथी राजी हो जाते हैं। अगली सुबह सू ड्राइवर बनकर किम के पास पहुंच जाता है और फिर ये दोनों कार में बैठकर कैंग की बताई हुई लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त कैंग के दोनों साथी उनकी कार का पीछा कर रहे थे क्योंकि कैंग को शक था कि कहीं पुलिस वाले किम के साथ मिलकर उसको पकड़ने के लिए न आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन की टीम को देखते हैं जो कि पूरे शहर में फैल चुकी थी ताकि वो उस जगह का एड्रेस पता लगा सके जहां पर कैंग ने मिस्टर चो को छुपा रखा है। अब कुछ ही देर में डॉन की टीम का एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर चो को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनको लेकर वहां से जा पाता कैंग उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन तभी बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं जिनको देखकर कैंग की हालत खराब हो जाती है और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है।
वहां से निकलकर वो अपने साथियों को कॉल करता है और बताता है कि पुलिस वाले हमको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम दोनों किम की कार का पीछा करने के बजाय किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। ये सारी बातें सुनकर उसके साथियों को यही लगता है कि कैंग उनको धोखा देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सारा माल अकेला ही हड़प ले, और इसी वजह से वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और किम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो किम को बचाने के लिए एक मॉल की पार्किंग में जाकर अपनी कार को रोक देता है। फिर किम अपने पैसों को कार में ही छोड़कर मॉल के अंदर भाग जाती है। अब पैसों वाला बैग देखकर सू के मन में भी लालच आ जाता है, इसलिए वो दोबारा से कार में बैठकर किसी तरह से कैंग के साथियों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो सू का पीछा करते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर उनका सामना कैंग के एक साथी से हो जाता है और वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉल के अंदर कैंग का दूसरा साथी किम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर डॉन की एंट्री होती है जो पल भर में ही उस आदमी को चारों खाने चित कर देता है और किम की जान बचा लेता है। अगले सीन में हम सू को देखते हैं जो पैसों से भरा हुआ बैग चुराने के बाद खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन तभी थोड़ी दूर जाते ही कैंग उसकी कार को एक जोरदार टक्कर मार देता है। लेकिन सू की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो इस हादसे में बच जाता है। फिर वो जल्दी से पैसों वाला बैग लेकर टैक्सी की तरफ भागने लगता है और फिर कैंग को चकमा देकर वहां से खिसक जाता है। अब जैसे ही इस बारे में डॉन को पता चलता है तो वो हर न्यूज चैनल में सू की फोटो फैला देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। दूसरी तरफ सू पुलिस के हाई अलर्ट की वजह से एक सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाता है। तभी उसको वन आई की याद आती है और वो उसको कॉल करके हेल्प मांगता है क्योंकि वन आई बहुत आसानी से उसको साउथ कोरिया से बाहर पहुंचा सकता है। अब इन दोनों के बीच में फाइनल डील हो जाती है, लेकिन इसी दौरान कैंग वन आई के पास पहुंच जाता है और फिर वो उससे सू का एड्रेस भी पूछ लेता है। अगले सीन में हम कैंग को सू के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो किसी भी हाल में अपने पैसों वाला बैग लेकर रहेगा। ये सब देखने के बाद भी सू उससे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जब उसकी नजर कैंग के चाकू पर पड़ती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर वो डर के मारे पैसों वाला बैग छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब कैंग अपना पैसा लेकर एक बस में बैठ जाता है जिसको सू दूर से ही खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। बस के जाते ही सू इस बारे में डॉन को भी खबर कर देता है, जिसके कुछ देर बाद ही डॉन बीच रास्ते में उस बस को रुकवा लेता है। फिर डॉन एक एक करके सभी पैसेंजर्स को बस से बाहर निकालता है ताकि वो कैंग की अच्छे से खातिरदारी कर सके, लेकिन कैंग अपनी जान बचाने के लिए उसको पैसों का लालच देता है। ये सब देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो कैंग के ऊपर लातों घूसों की बारिश कर देता है। कुछ देर तक उनके बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन आखिर में डॉन उसको एक फुटबॉल की तरह लात मारकर बस से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम सू को देखते हैं जो पैसों के बारे में सोचकर उदास हो रहा था। तभी उसके पास डॉन का फोन आता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टैक्सी में बैठने के बाद सू ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ डॉन का ही प्लान था। असल में डॉन ने कुछ देर पहले ही सू को फोन करके बता दिया था कि मैंने बैग के अंदर रखे पैसों के हर एक नंबर को नोट कर रखा है, अगर तुमने उनमें से एक भी पैसा खर्च किया तो मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी सारी हड्डियां नहीं टूट जाती। ये धमकी सुनकर सू की हालत खराब हो गई, इसलिए वो डॉन के मुताबिक काम करने लगा। अब सू की दुख भरी कहानी सुनने के बाद डॉन कॉल कट करके जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।